तो आप सब पूछते रहते हैं कि कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक बताओ जो मार्केट में आज के 5 साल बाद या 10 साल बाद मल्टी बैगर हमें रिटर्न्स दे सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि 1 साल के लिए कोई स्टॉक बताओ जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे, अच्छा खासा रिटर्न्स दे सके। तो मैं आपको आज स्टॉक्स के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं उसको फाइंड करने का तरीका जरूर बताऊंगा। स्टॉक्स के बारे में हम कभी और फ्यूचर में बात करेंगे। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो जरूर शेयर करते हैं, आप सबको पता ही है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे इस रेशियोज के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है कि नहीं, उसके बारे में हम पूरे वीडियो में आज आगे बात करेंगे। गुड इवनिंग। हम आप सबका स्वागत करते हैं आपके हमारे यूट्यूब चैनल माई फिनलैब में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे लाल बटन पे क्लिक करके। और अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि कैसे हम एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को पहचाने ताकि हम भी राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे उन्होंने कमाया है वैसे हम भी कमा सके, हमारा भी एक अच्छा खासा इनकम हो, ठीक है, हम वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए आपको पहले अंडर वैल्यूड स्टॉक्स फाइंड करने आना चाहिए। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स फाइंड कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे का रीजंस होता है, उसके पीछे क्या एनालिसिस लगती है वो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली आप जाके कोई भी स्टॉक बाय करेंगे और वो मल्टी बैगर बन जाएगा, ये आपका बहुत बड़ा भूल होता है। कितने लोग इसी चक्कर में कितना पैसा डुबा देते हैं। तो आज हमको वही आपको बताने वाले हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स क्या है और कौन सा नहीं है, वो आपको फाइंड करने का तरीका हम आगे बताएंगे वीडियो में। तो जो पहला तरीका है जिसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कैसे पहचाना जाए, तो पहला है पी रेशियो, लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसका मतलब क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। पी रेशियो का मतलब होता है हम कितना पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, कितना अर्निंग्स के लिए, ठीक है, हम कितना पैसा खर्च करेंगे कितना कमाने के लिए। तो आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा कि ये स्टॉक का पी रेशियो 80 है, ये स्टॉक का पी रेशियो 15 है, ये स्टॉक का पी रेशियो 20 है। इसका मतलब क्या होता है गाइज, वो अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो 80 रुपए है तो इसका मतलब कि लोग 80 रुपए पे कर रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए उस स्टॉक से। समझ रहे हैं, वो स्टॉक भले ही 1 रुपए का होगा लेकिन फिर भी 80 टाइम्स ज्यादा उसको पे किया जा रहा है खाली वो स्टॉक को खरीदने के लिए, ताकि वो हमें आगे जाके अर्निंग जनरेट कर सके। जितना ज्यादा पी रेशियो होता है उतना ही कंपनी है ना, ये डिमांड होती है, उतना ही स्टॉक का डिमांड होता है, जिसकी वजह से वो स्टॉक इतना भागता है। जनरली एक अंडर वैल्यूड स्टॉक के लिए क्या आपको हाई पी देखना चाहिए, हाई पी रेशियो नहीं। अंडर वैल्यूड स्टॉक का मतलब क्या होगा कि है ना वो स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन है ना वो अभी भी अंडर वैल्यूड है, किसी के नजरों में नहीं आया, जैसे एफ की नजरों में नहीं आया है या म्यूचुअल फंड्स की नजरों में नहीं आया है, या उनकी नजरों में अभी जो उनके एक्सपेक्टेशन है उनके उसके ऊपर नहीं उतरा है, लेकिन आपको लगता है कि फिर भी वो एक अच्छा स्टॉक है। तो उसका जो पहला रीजन है वो है लो पी रेशियो कुड मीन द स्टॉक्स आर अंडर वैल्यूड। आपको कोई भी पी रेशियो जिस स्टॉक का लो है, कम है, वही पी रेशियो आपको ढूंढना है, उसी स्टॉक को आपको ढूंढना है। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि किसी भी स्टॉक का पी रेशियो 1 है या 2 है या 3 है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसको मैं सीधा खरीद लूं। और भी फैक्टर्स होंगे, उसके ऊपर भी हम आके बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लो पी रेशियो होना चाहिए किसी स्टॉक का, तभी वो अंडर वैल्यूड कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पी रेशियो को हम कैसे कैसे कैलकुलेट करें, इसका भी तो कुछ फॉर्मूला होगा, ऑब्वियसली है। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उस स्टॉक का, उसको अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करना है। अब करंट मार्केट प्राइस तो आपको इजीली मिल जाएगा स्टॉक मार्केट के एप्स के अंदर, आपको ब्रोकर के एप्स के अंदर, या एनएससी बीएससी या गूगल डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। लेकिन अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर का भी एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता दूंगा और इनके शॉर्टकट्स भी बता दूंगा ताकि आपको इतना मेहनत ना करना पड़े ये सब फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाए, अर्निंग्स पर शेयर मतलब क्या, एक शेयर के ऊपर आपको कंपनी कितना अर्न करके दे रही है। आपने ऑब्वियसली पैसा दिया है कंपनी को, जब वो नया इशू आईपीओ लेके आया था तो आपने उनको पैसा दिया था शेयर्स के बदले। तो वो आपके पैसे को लेके क्या आपको अर्निंग्स दे पा रही है, वो उसका नाम होता है, उसके लिए बोलते हैं, वो टर्म यूज करते हैं अर्निंग्स पर शेयर। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, टोटल ये कंपनी की जो टोटल कंपनी की प्रॉफिट होती है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब मार्केट में कितना शेयर्स उतारा गया था कंपनी के थ्रू, ठीक है, आईपीओ के टाइम या ऑफर फॉर सेल्स के टाइम, हर एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो आपको उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स या ईयरली रिजल्ट्स में भी मिल जाता है। टोटल कंपनी ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड करें टोटल नंबर शेयर से तो आपको ईपीएस मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे कि क्या ये सब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा ये सब आपको इजीली कहाँ मिल जाएगा। आपको मैं डायरेक्टली पी रेशियो कहाँ मिल जाएगा वही मैं बता दूंगा, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला जो टर्म है वो है लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ठीक है, पी रेशियो कम होना चाहिए। अब जनरली आप बोलेंगे कि कितना कम होना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसी के लिए मैं आपको अगला साइड दिखाना चाहूंगा। अगर पी रेशियो ऑफ अ स्टॉक इज लेस देन 15, अगर 15 या 15 से कम कम है पी रेशियो किसी भी स्टॉक का, तो वो ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड होता है।
लेकिन उसको हम कंपेयर भी करेंगे किससे, उनके कॉम्पिटिटर से। तो क्या हम एक एक कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे? नहीं, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंडस्ट्री के इंडस्ट्री जो होता है, जैसे एफएमसीजी का हम किसी स्टॉक का पी रेशियो ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरिको कंपनी का, ठीक है। तो अब मेरिको कौन सी इंडस्ट्री में आती है, कौन से सेक्टर में आती है, एफएमसीजी सेक्टर में, ठीक है। तो हम एफएमसीजी पूरा जो सेक्टर है उनका इंडस्ट्री एवरेज लेके उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री एवरेज भी आपको है ना एक वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो प्रॉपरली देखिए ताकि आप हाफ नॉलेज लेके ना जाए, और आपको मालूम ही है हाफ नॉलेज कितना डेंजरस होता है। तो जो दूसरा फैक्टर है वो है डी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। डेट का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक अकाउंट कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, डेट का मतलब होता है लोन, ठीक है। और इक्विटी का आपको मालूम ही है, मतलब इक्विटी शेयर्स जो आप लेते हैं, स्टॉक्स उठाते हैं मार्केट से, उसको इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। इक्विटी के बारे में मैं अब जब बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट सिखाऊंगा, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, उसके बारे में मैं आपको डीप नॉलेज दूंगा, तब आपको रियलाइज होगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। डी रेशियो कैसे फाइंड आउट करें और उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अब एक समझिए कंपनी है, उसका एक प्रमोटर है, उसका एक ओनर है, ठीक है। उसको अपनी कंपनी को ग्रो करनी है, या उसकी कंपनी में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए उसको और पैसे चाहिए। तो उसके पास 3 से 4 रास्ते ही होते हैं पैसा रेज करने के लिए। पहले वो अपने अकाउंट में देखेगा, अपने जेब में देखा गया उसके पास कितने पैसे हैं। दूसरा रास्ता होता है कि वो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में पूछेगा कि मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, ठीक है। ये सब उसका पर्सनल हो गया। दूसरा तरीका जो है वो है बैंक के पास डायरेक्टली जाएगा। वो बैंक के पास डायरेक्टली जाएगा तो बैंक भी एक हद तक लोन देगी, उसके बाद उसको लोन नहीं देगी, राइट। अब वो तीसरा रास्ता अपनाता है इक्विटी के अकॉर्डिंग, तब वो मार्केट में उतरता है अपने इक्विटी शेयर्स लेके, ठीक है। इक्विटी शेयर्स हमें देता है वो आईपीओ के जरिए और ऑफर फॉर सेल्स के जरिए, और हमसे वो राइट्स इश्यू के जरिए, और हमसे वो पैसे ले लेता है उसके बदले। करेक्ट, कंपनी लेती है, जैसे आप आईपीओ में फाइल करते हैं तो आपके पैसे डायरेक्टली कंपनी को ही जा रहे हैं, और आपको उसके बदले शेयर्स वो अलॉट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाई सेल होता है वो सेकेंडरी मार्केट का आपको है। तो आप जैसे ही वो शेयर्स लेते हैं, उनके पास पैसा आता है, तो वो जो पैसे का यूटिलाइजेशन करते हैं वही कंपनी के ग्रोथ के लिए करते हैं, या अपना डेट चुकाने के लिए करते हैं, या बहुत सारी रीजंस होते हैं, जनरल पर्पसेस के लिए, कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, ठीक है। और दूसरा तरीका, जब समझिए अब इक्विटी का पैसा भी खत्म हो रहा है और फिर भी उनको और पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं, या और भी है ना कंपनी के प्लान्स दिखा के बड़े बड़े लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, सॉरी बैंक के थ्रू। तो अब ये जो रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, कि शेयर होल्डर्स जो हैं, हम उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने भी हम स्टेक्स खरीदते हैं ना, हम शेयर होल्डर्स होते हैं। हमसे उन्होंने जो पैसा उठाया वो एक तरीके से हमसे लोन ही ले लिया है, बट उनको लोन नहीं बोलते हैं, उसको इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी मनी, ठीक है। लेकिन डेट जो होता है वो डायरेक्टली वो लोग बैंक से लेते हैं या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, तो उसका एक रेशियो कैलकुलेट करना होता है, वो हम आगे जानेंगे कैसा होता है। तो आप बोलेंगे क्या डेट टू इक्विटी रेशियो हाई होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, वो लो होना चाहिए। A high debt to equity ratio could mean that the company gets most of its funding from lending and not from its shareholders. शेयर होल्डर से ही उनको ज्यादा पैसा आना चाहिए, ना कि लेंडिंग से। कुछ भी अगर वो लेंड करके पैसा ले रहे हैं, या कुछ भी अपना दाव पे लगा के वो पैसा ले रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल होता है किसी भी कंपनी के लिए, और वो अच्छी बात नहीं होती है। आपको मैं एक करेक्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे रिलायंस पावर ने या फ्यूचर रिटेल ने, इन्होंने इतना डेट ले लिया लेंड कर करके कि उनको आज बंद होने की कगार पे आ गए हैं वो, और उनके शेयर के भाव तो आपको पता ही है क्या हालत चल रही है। अब डी रेशियो कैलकुलेट करने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी आपको टोटल जो लाइबिलिटीज होता है कंपनी का, उसको डिवाइड करना है आपको टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटीज। टोटल लाइबिलिटीज भी आपको है ना बैलेंस शीट में मिल जाएगा, कंपनीज के हर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं, और शेयर होल्डर्स इक्विटी भी आपको उसमें मिल जाएगा। बट आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, आपको डी रेशियो डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे एस्टेब्लिश करें कि कंपनी का डी रेशियो कैसे मेजर करें, तो वो भी हमें कॉम्पिटिटर्स के नजरिए से ही मेजर करना पड़ता है, क्योंकि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डी रेशियो एक ही कंपनी है तो उसका सही है कि नहीं। अगर समझिए एक कंपनी होता तो हम उसको सही मान लेते, उसको इग्नोर कर देते, बट अगर उस सेक्टर में काफी कंपनीज है तो हमें देखना पड़ेगा ऑब्वियसली दूसरी कंपनी भी वही सेक्टर में होने के बावजूद कितना डेट ले रही है, इक्विटी डेट टू इक्विटी इक्विटी रेशियो है उसका, और ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। तो इससे पता चलता है कि कौन कंपनी कैसे यूटिलाइज करती है अपने पैसे को और अपने ब्रेन को, ठीक है। अगर डी रेशियो कम है, ठीक है, और डिक्रीज होता जा रहा है, तो वो बहुत सेफ माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उससे आप उस कंपनी से आप बहुत अच्छे रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो जनरली एक थंब रूल है, डी रेशियो है ना, डीई रेशियो, वो है ना 1 या 1 से कम ही होना चाहिए। और अगर 1 से ज्यादा है, जैसे कोई कोई सेक्टर्स होते हैं जिसमें डी रेशियो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होता है, तो उसमें डी रेशियो बढ़ता ही है उनका, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो उसमें डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। वो कम होता रहेगा ना तो बेहतर, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन मोस्टली सारे कंपनीज का 1 से कम हो तो ही बेहतर है, ठीक है। थर्ड जो रेशियो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो।
जैसे आपने स्टॉक्स खरीदा हुआ है तो आपको उसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है। समझिए आप अब जैसे कैलकुलेट करते हैं ना कि मैंने 100 रुपए का है ना 100 क्वांटिटी में स्टॉक खरीदा था और मैंने उसको 120 रुपए पे ना बेच दिया। तो ये जो बीच का मार्जिन हुआ 100 से मल्टीप्लाई करके 20 into 100, तो जो भी आपका अमाउंट बन रहा है वो आपका प्रॉफिट है, तो वो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स है, राइट। तो वही उसका एक रेशियो होता है, वो कंपनी आपको कैसे क्रिएट करके देती है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट इनकम जो होता है कंपनी का उसको आप शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करेंगे। ये दोनों भी आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा अगर आपको खुद कैलकुलेट करना है, नहीं तो आपको डायरेक्टली आरओई का फॉर्मूला, आरओई का जो रेशियो होगा वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक जो हाई आरओई होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी का हाई आरओई है, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसका मतलब ये उसके शेयर्स है ना अंडर वैल्यूड है। जितना आप रिटर्न ऑन इक्विटी कमा के दे रहे हो, जितना आप रिटर्न दे रहे हो इक्विटी शेयर्स के ऊपर, इसका मतलब ये है कि आपका शेयर्स अंडर वैल्यूड है, बिकॉज कंपनी है ना बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर रही है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। समझिए उस कंपनी में 10 लाख शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन कंपनी उससे भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रही है, इसका मतलब है कि वो कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है, उसमें और शेयर होल्डर्स का आना बाकी है, और इसीलिए बोलते हैं कि वो एक अंडर वैल्यूड शेयर है जिसको अभी पहचानना ही बाकी रह गया है। इसके ऊपर भी एक प्रो टिप देना चाहूंगा। अभी एक आरओई कैसे कैलकुलेट होता है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से, अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट होता है। जैसे एक यूटिलिटी सेक्टर हो गया, यूटिलिटी सेक्टर में जैसे फॉर एग्जांपल दे देता हूँ मैं, अडानी ग्रीन या टाटा पावर हो गया, उनका जो ये होना चाहिए आरओई होना चाहिए वो 10% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 10% से कम है तो ऑब्वियसली वो स्टॉक उतना अच्छा नहीं है, अगर 10% से ज्यादा है तो बेटर है कि वो अच्छे रिटर्न्स आपको आगे फ्यूचर में भी जनरेट करके दे सकती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सेक्टर और रिटेल सेक्टर पे ना अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ 10%। रिटेल और टेक्नोलॉजी सेक्टर का 18% है। क्यों? क्योंकि देखिए यूटिलिटी सेक्टर जो होता है, टाटा पावर जैसे कंपनी हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, ये बहुत ही कैपिटल लेता है। ये उसके एसेट्स को कितना कैपिटल लगता है, फिर उसे पावर जनरेट होता है, तो सोचिए कितना ज्यादा खर्चा होता होगा उनका। इसी वजह से उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ऑब्वियसली कम होता है, इसी वजह से वो 10% का रखा हुआ है कि 10% से ज्यादा हो तो बेहतर, 10% से कम हो तो भी 9-8 तक ठीक है, लेकिन 5 से कम हो तो वो अलार्मिंग सिचुएशन होता है, उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और वो अंडर वैल्यूड स्टॉक में नहीं जाना जाएगा, फिर वो तो एकदम मतलब वेस्टेज हो गया वो स्टॉक का। और अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर और रिटेल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 18 सेक्टर से कम है, 18% से कम है तो उतना खास नहीं, लेकिन 18% से बेहतर है तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे रेशियोज आपको एक साथ कहां पर मिल जाएंगे। आपको डायरेक्टली मनी कंट्रोल वेबसाइट या ऐप, या आप डायरेक्टली मोबाइल से मनी कंट्रोल .com का जो वेबसाइट है वो ओपन कीजिए। आपको ऊपर कोड दिखता है, सर्च करके ऑप्शन दिखता है, वहां पर है ना आप कोई भी एक कंपनी का नाम डाल दीजिए, जैसे इन्फोसिस आप कंपनी का नाम डाल दीजिए या आप आईटीसी डाल दीजिए। और आपको है ना थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको फाइनेंशियल्स का जो ऑप्शन होता है वो फाइनेंशियल्स आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल्स में आपको है ना देख पा रहे हैं पर शेयर रेशियो, मार्जिन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, लेवरेज रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, ग्रोथ रेशियोज और वैल्यूएशन रेशियोज, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें किन किन चीज की जरूरत थी, पी रेशियो की, आरओई की, और हमें जरूरत है डेट टू इक्विटी रेशियो को। तो आरओई तो आपको मिल जाएगा रिटर्न रेशियोज में, ठीक है। लेवरेज ये रेशियोज में आपको डी रेशियो भी मिल जाएगा, और पी रेशियोज आपको मिल जाएगा वैल्यूएशन रेशियोज में या टर्नओवर रेशियोज में, ठीक है। तो आपको हर एक पे जाके एक एक रेशियोज चेक करते रहना है, ठीक है। ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस आप जिस भी शेयर के ऊपर ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही इजी तरीका है अंडर वैल्यूड शेयर्स फाइंड करने का। सिर्फ ये 3 शेयर रेशियो देखिए, क्या मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं? नहीं, ये 3 स्टॉक है ना बस आपको एक बोलते हैं ना फिल्टर करने का ऑप्शन दे रहा है स्टॉक मार्केट से कि ये शेयर्स अंडर वैल्यूड दिख रहे हैं। अब उसके ऊपर एक बड़ा एनालिसिस लगेगा कि वो स्टॉक का जो प्रमोटर है वो कितना अच्छा है, उसने क्या काम किया, उसने कैसे ग्रोथ किए हैं स्टॉक को, वो कौन सी इंडस्ट्री में है, पहले बात वो स्टॉक वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैसे जियो हो गया, एयरटेल है, इसके पास बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। रिटेल जो सेगमेंट है उसके पास बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो क्या उस भी कंपनी जो आपने फिल्टर करके निकाला है उसके पास भी है उतना बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डाल सकते हो। बट ये 3 रेशियोज आपको बताएंगे कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कैसे फिल्टर करके आप निकाल सकते। तो चलिए, थैंक यू सो मच, इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जैसे मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप अपना एक अटेंडेंस लगा ही सकते हैं, तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर प्लीज कीजिए ताकि आपके जैसे सब लोग फाइनेंशियली एजुकेट हो पाए। आप अगर दूसरे को नॉलेज शेयर करते हो तो आपके पास भी और इंक्रीज होता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास लाते रहूं। अगर आपको इस रेशियोज के बारे में कोई भी डाउट आया हो या कुछ भी आया हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में
कमेंट कीजिए, या आपको किस पे वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं, उसके ऊपर मैं वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर सकूं। अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पेज को, तो यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है @myfinlab1, उस पर आप जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या फिर ग्रो पे, ये तीनों पे आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप डायरेक्टली वहां से ओपन कर सकते हैं अकाउंट को, और उसके आपको कुछ बेनिफिट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं।